हेलो। हाँ हाँ हेलो। निरंजन जी, मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ बिफोर पिंड से। जी सर। और मैं अपने पाठकों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ कि सीवान में विधानसभा के चुनाव में क्या समीकरण रहे, कौन कहाँ भारी रहा, कौन सा मुद्दा चला, अगर ये मुझे कितने परसेंट मतदान हुआ, अगर आप मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ओवरऑल पिक्चर के वाइज बता दें तो बहुत मेरे पाठकों को बड़ा समझने में आसान रहेगा। बिल्कुल आपके पाठकों को जरूर ये जानकारी मैं दूंगा जी। सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल जो मतदान परसेंटेज रहा जी। वो 53.56 जी। इस बार टोटल सीवान जिले के टोटल मतदान रहे। जी जी। वहीं अगर पूरे कंस्टिट्यूएंसी को अलग अलग करके अगर बांटते हैं जी तो 105 सीवान सदर विधानसभा है जी। वहां पर 54.12% जी जी। मतदान पोल हुए। जी जी। 106 जीरादेई की बात करें जी। तो 51.85%। जी। 107 दरौली की बात करें तो वहाँ 50.05। जी जी। उसके बाद 108 रघुनाथपुर की बात करें वहाँ पर आपको 53.26। जी जी। 109 दरौंदा की बात करें तो वहाँ 50.98। जी जी। 110 बरहड़िया की बात करें तो यहाँ पर 56.97। जी जी। उसके बाद आपको 111 गोरिया कोठी जी। 57.61। जी जी। उसके बाद 112 महाराजगंज वहाँ पे आपको 53.41। अच्छा अच्छा। कुल मिला के इस तरह अगर टोटल आंकड़ा करते हैं तो 53.56% टोटल हुए। तो आपके यहाँ टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा है जी। तो सीवान सदर में क्या ट्रेंड रहा, कैसे किसके किसके बीच मुकाबला था? अगर सीवान सदर की बात की जाए तो सर वहाँ सबसे कांटे की टक्कर की बात की जाए तो आरजेडी और बीजेपी में जी। और 2 समधी आपस में लड़े थे सीवान में। जी 2 समधी आपस में लड़े थे। एक बीजेपी के तरफ से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी और आरजेडी के तरफ से जी पूर्व काबीना मंत्री अवध बिहारी चौधरी। अच्छा अच्छा। ये लोग ये मतलब दोनों रिश्ते में समधी ये है दोनों हाँ दोनों समधी इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी कि ओम प्रकाश यादव की बेटी की शादी जी। अवध बिहारी चौधरी के भतीजे से हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो रिश्ता ही हो गया बिल्कुल एकदम उसी घर में हुई है, वही जहाँ अवध बिहारी रहते हैं उसी घर में हुई है। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। तो दोनों का आपसी संबंध है लेकिन इस चुनावी अब ये तो राजनीति है, विचारधारा है, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। बिल्कुल चुनावी मैदान में ये कूदे हैं तो इसमें अवध बिहारी चौधरी कहते हैं कि वो मेरे समधी नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि रिश्ता को हम कैसे काट सकते हैं, वो मेरे समधी है लेकिन बहुत साफ नेक दिल इंसान है। लेकिन वो जिस पार्टी से संगत करते हैं उस पार्टी का जो नेता है वो 9वीं फेल है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो एक तरफ उनको शरीफ भी कहते हैं और दूसरे तरफ उस पार्टी की बुराई करते हैं। खैर वो अलग, वो तो चुनाव में एक दूसरे पे होता है। अब ये मतलब अब वहाँ पे क्या समीकरण रहेगा कि समीकरण अब आपको बता रहे हैं। रालोसपा से रिजवान अहमद जी। उसके बाद आपको एक पीडीए पार्टी की तरफ से नेमत खान जी। निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र प्रसाद जी। देवेंद्र प्रसाद की हिस्ट्री ये है कि वो आरएसएस का बढ़िया कद्दावर आदमी रहा है, सदस्य रहा है। और ओम प्रकाश यादव के टिकट मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। अच्छा, मतलब विद्रोह करके बागी हो गए। विद्रोह, हाँ, बागी करके। और बीजेपी में अच्छा पकड़ थी उसकी, बीजेपी से सारा चीज बीजेपी के
हैंडल हुआ करता था, लेकिन विद्रोह करके चुनाव लड़ा। चुनाव सिर्फ लड़ा कि हम निकल जाएंगे, लेकिन व्यवसायियों का सहयोग, मतलब एक समझिए कि अब आंकड़ा तो निकल के कुछ आएगा, जो हम लोग के पास रिपोर्ट है उस हिसाब से वो वोट कटवा के रूप में शामिल हो रहा है। 1000 से ज्यादा वोट आने की संभावना नहीं है। अच्छा, मतलब वो वोट कटवा हो गए और उनको मतलब जो संबंधों का फायदा नहीं मिला। बीजेपी का बीजेपी का वोट बीजेपी में गया। बीजेपी का जो अपना कैडर वोट है वो बीजेपी को मिला। जी 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 जी, अनुमान अपना हम बता रहे हैं। जी जी जी। और इधर आरजेडी की तरफ से तो आरजेडी का जो अपना कैडर वोट है, मान लीजिए एमवाई का जो समीकरण हमेशा रहा है, तो एमवाई का समीकरण तो ओम प्रकाश यादव के आने से वाई समीकरण दो गुटों में बट गया। बच गया एम ओम प्रकाश यादव को आ नहीं सकता है। लेकिन एम के 2 कैंडिडेट जो खड़े हैं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, तो एक नेमतुल्ला नाम का जो है वो पीडीए का, वो समझिए कि वोट कटवा के रूप में 500 या 700 800 वोट उसको आएगा। लेकिन सबसे अधिक जो काटने वाला वोट है वो रिजवान अहमद ने काटा, ये जो रालोसपा से है। जी जी। तो रिजवान अहमद ने जो वोट काटा है, रिजवान अहमद अवध बिहारी चौधरी के हमेशा काफी घोर विरोधी रहा है। जब जब अवध बिहारी चौधरी लड़ते हैं तब रिजवान अहमद लड़ता है, और वो उसका हमेशा दोनों में टकराव रहा है। जी जी जी। तो इसने जो वोट काटा, आरजेडी का जो वोट कटा, वो सीधे जाके ओम प्रकाश यादव को फायदा हो गया। 2 कैंडिडेट ये काट रहे हैं, ओम प्रकाश यादव को फायदा हो रहा है। जी 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 जी। और सिवान में हमेशा ये देखा गया है, जब भी मुस्लिम यादव थोड़ी अपनी अकड़ दिखाते हैं तो दूसरी जाति के जो हिंदू हैं वो एकजुट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ जात भी है, एमवाई समीकरण भी है, यूथ की कोई वहाँ पे भागीदारी नहीं है। नहीं, यूथ सारे जो लगभग यूथ है, यूथ की भागीदारी है, लेकिन यूथ चले गए ओम प्रकाश यादव के साथ। अच्छा 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 जी। जीरादेई में क्या हुआ? हाँ, जीरादेई की स्थिति यह है कि जीरादेई में कमला कुशवाहा जो जेडीयू की उम्मीदवार है जी, उनसे सीधी टक्कर माले के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा से। जी। अमरजीत कुशवाहा विगत कई वर्षों से जेल में बंद है, जेल से चुनाव लड़ा है। अमरजीत कुशवाहा की छवि बहुत ही क्षेत्र में साफ सुथरी है। अच्छा। क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, लोगों के घर के लिए। तो जेल में क्यों बंद है? अब बता रहे हैं। जेल में वो जैसा कि उन लोगों का कहना है, और हम लोग का भी जब उस समय, हम तो खुद नजदीक से मैंने देखा था, वीडियो में तो कहीं नहीं था, एक चिलमरवा कांड हुआ था गुठनी में जी, जिसमें जो सवर्ण लोग थे उनको गोली लगी थी, उनकी मौत हुई थी। और उसमें इसका नाम आया था, उसमें दरौली के तत्काल जो अभी विधायक है सतदेव राम, उनका भी नाम आया था। सतदेव राम जेल भी गए, छूट के बेल पे आ गए, और ये जेल के ही अंदर इसका बेल नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी समय से ये जेल में था। और इसकी सीधी टक्कर कमला कुशवाहा से। अच्छा अच्छा। और आपको अमरजीत कुशवाहा को सबसे बड़ा फायदा ये मिल गया, जो जीरादेई के सिटिंग कैंडिडेट रमेश सिंह कुशवाहा थे जेडीयू के, उनका जब टिकट कट के कमला कुशवाहा को चल गया तो नाराज होकर अमरजीत कुशवाहा को मदद कर दिए। अच्छा अच्छा। अब वहाँ पे लोजपा और ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से कोई नहीं था? नहीं है, लोजपा से विनोद तिवारी है। उनकी क्या भूमिका है? विनोद तिवारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि विनोद तिवारी यहाँ के जीरादेई की क्षेत्र में एक बंका मोड़ आता है, वहाँ के कुख्यात अपराधी के रूप में राका तिवारी का नाम हुआ करता था जब शहाबुद्दीन साहब यहाँ पे थे। तो उन लोगों का एक अपना एक अलग ग्रुप चलता था, और विनोद तिवारी उन्हीं के भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्षेत्र की जनता ये जान रही है कि जीत जाएंगे, तो भाई ये भी अपराधी है। अपराधी तो ये है नहीं, लेकिन आखिर उसी घर के हैं।
तो वोट जरूर कटेगा, लेकिन जीतेंगे नहीं। मतलब आपके हिसाब से लड़ाई है कमला कुशवाहा और अमरजीत के बीच में, ठीक है ना? तीन तारा माले और अमरजीत, और माले की जीत सुनिश्चित है वहाँ। माले की जीत सुनिश्चित है। हाँ, सिवान में वो हो गई बीजेपी की जीत, यहाँ हो गई माले की जीत। जी। अब दरौंदा में क्या है? दरौंदा आपको कुल मिला के सीधी बात बता दे रहे हैं कि जीत वहाँ पे बीजेपी की है। कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह वहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत तय है। अच्छा, तो उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला माले के अमरनाथ यादव से है। जी। अमरनाथ यादव बहुत पुराने नेता हैं माले के, और एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं। जी। लेकिन ये सिंह राजपूत बहुमत क्षेत्र है दरौंदा, जिस निर्दलीय कैंडिडेट एक नाराज होकर अजय सिंह को जब टिकट नहीं मिला जेडीयू का, तो नाराज होकर अजय सिंह ने पूर्व सांसद जो महाराजगंज के हुआ करते थे उमाशंकर सिंह, उनके बेटे रोहित सिंह उर्फ भोला जी को निर्दलीय चुनाव लड़वाया है। अच्छा। तो जो वो वोट काटे हैं, वो सीधा असर पड़ा है अमरनाथ यादव को। जी। जिसके कारण कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह का जीत सुनिश्चित हो गया है। अच्छा। और दूसरी सीट तो इसके आगे कौन सी सीट हुई? अभी बताए थे आप कुछ नाम। 108 रघुनाथपुर। हाँ, रघुनाथपुर। जी। हाँ, रघुनाथपुर की बात कर लेते हैं। रघुनाथपुर में तीसरे नंबर पे रहेगी जेडीयू। 1 नंबर पे संभवतः हो सकता है आपको लोजपा। सेकंड पे आरजेडी। अच्छा। आरजेडी का सिटिंग रहा है वहाँ। लेकिन लड़ाई जो है लोजपा और आरजेडी में हो गया है। लोजपा और आरजेडी। जी। और जेडीयू चली गई पीछे। जेडीयू चली गई 3 नंबर में। जी। दरअसल 3 नंबर के जो कैंडिडेट है, इसलिए कह रहे ये जो कैंडिडेट गए राजेश्वर चौहान है, वो सिवान 105 विधानसभा के रहने वाले हैं। और एक अपनी पकड़ जो क्षेत्र में होनी चाहिए वो इनकी नहीं थी। मैनेजिंग सही नहीं था, व्यवस्था सही नहीं था। अब जिसके कारण इनकी हार जो है कि एकदम खुल के हार, साथ में रहने वाले लोग सपोर्ट नहीं किए। अच्छा। तो यहाँ पे लड़ाई हुई आरजेडी और लोजपा की। हाँ। तो इसमें भारी कौन लग रहा है आपको? भारी इसमें मनोज सिंह है, लोजपा। अच्छा, लोजपा को, मतलब एक सीट लोजपा को भी जा रही है वहाँ पे। जी। आने का चांस है। ये अभी मतलब समझिए कि थोड़ा सा नहीं, अब वो हम लोग कोई गणना थोड़ी कर सकते हैं। हम लोग तो सस्पेक्ट माने संभावित सीट ये एलजेपी को जा रही है। हाँ, ये संभावित जा सकती है, ये हम कह रहे हैं। मतलब यही आप कह रहे हैं, ठीक है ना? अब दरौली की बात कर ले। जी। दरौली में आपको सतदेव राम वहाँ के सिटिंग विधायक हैं। जी। सतदेव राम क्षेत्र में अच्छा काम भी किए हैं, लेकिन वहाँ की जनता से जो वोटरों का रुझान रहा, उसके हिसाब से जो हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना है 5 साल हम इनको देखते हैं, 5 साल हम इनको देखते हैं। तो क्या वहाँ का नहीं, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये होता है कि 5 साल में विधायक बदल जाता है? जी, ऐसा देखा गया है, पिछला रिकॉर्ड भी है। अच्छा। तो इस बार भी उस रिकॉर्ड को वहाँ की जो वोटर है वो लग रहा है कि वो परंपरागत उसी तरह करने जा रहे हैं। अच्छा। तो इस बार रामायण माझी का आने का चांस है वहाँ। रामायण माझी की किस तरह से हुए? बीजेपी। जी। चलिए, ये भी मतलब यहाँ पे एलजेपी और ये आरएलएसपी को नहीं है। नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ उसके बाद आ जाइए अब आपको बरहड़िया।
बड़हरिया में जेडीयू और आरजेडी में सीधी टक्कर है जी। लेकिन यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में लड़ा अशरफ अली, डॉक्टर अशरफ अली। और अशरफ अली जो जिसके बल पर आरजेडी वहाँ चुनाव लड़ती है, मुस्लिमों के बल पर बड़हरिया में, वो अशरफ अली वहाँ से काट लिया। अच्छा अच्छा, तो वो नुकसान हो गया आरजेडी को। हाँ, आरजेडी का वहाँ नुकसान होगा और फिर से श्याम बहादुर वहाँ के विधायक हो जाएंगे। जीत तय है जी, एकदम फाइनल है वहाँ से। ठीक 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 ठीक। उसके बाद आप आ जाइए गोरिया कोठी जी। गोरिया कोठी में बीजेपी और आरजेडी में सीधी टक्कर है जी। लेकिन आरजेडी की नूतन वर्मा एक जो पहली मतलब आरजेडी की उम्मीदवार हुई है वहाँ पे, नूतन वर्मा को लोगों का पहले सहयोग अच्छा मिला है और नूतन वर्मा यानी आरजेडी की जीत वहाँ पे तय है। जी जी जी। और महाराजगंज की बात किया जाए तो महाराजगंज में जेडीयू के उम्मीदवार हैं हेम नारायण शाह जी। और हेम नारायण शाह के सामने है लोजपा उम्मीदवार डॉक्टर देव रंजन जी। इन लोगों में सीधी टक्कर है। कांग्रेस के उम्मीदवार है विजय शंकर दुबे। लेकिन महाराजगंज की जनता ये सोच के वोट की है या नहीं की है, लेकिन सोची जरूर है कि ये विजय शंकर दुबे ऊपर से उड़ के आए हैं, बाहरी है। और तो यहाँ पे रहने वाले नहीं, तो ये तो कई बार मंत्री और विधायक रहे हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी? ये विजय शंकर दुबे तो पुराने नेता हैं। पुराने नेता हैं, लेकिन ये पहले माझी में थे छपरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर ट्रांसफर हुए इसलिए गड़बड़ा गया। हाँ, हालांकि इनकी राजनीति जो है सीवान से ही शुरू हुई है। जी जी। लेकिन ये जब पिछले बार चुनाव लड़े तो चले गए माझी छपरा में और वहां से जीते भी थे। जी जी जी। लेकिन यहाँ से इस बार महाराजगंज की जनता ये वोटर जो है वो कह रही है कि नहीं ये बाहरी तो है। वहाँ प्रभुनाथ जी के घर से भी तो कोई लड़ रहा है? प्रभुनाथ जी के घर से नहीं, कोई नहीं है। तो उनके भतीजे अच्छा छपरा में लड़ रहे हैं मेरी समझ में। हाँ, वो छपरा लड़ रहे होंगे। रणधीर की बात कर रहे होंगे। हाँ, कोई लड़ रहा है वहाँ पे। हाँ, तो रणधीर छपरा में है। हाँ, शायद तरैया से या कहाँ से। हाँ, छपरा में है। जी जी जी। यहाँ पे डॉक्टर देवरंजन लोजपा कैंडिडेट और जेडीयू में सीधी टक्कर है। लेकिन जीत जो है महाराजगंज व्यवसायियों का गढ़ माना जाता है, शाह तेली जाति के लोग रहते हैं ज्यादा। तो हेम नारायण शाह जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। जी जी जी। तो कुल मिला के आपके नहीं तो कुल अब कौन सी है? 8 विधानसभा हो गया। जी जी, हम कह रहे हैं तो इसमें से बीजेपी को कितनी जा रही है, कितनी आरजेडी को जा रही है, ये कैलकुलेशन आप तीन महागठबंधन। 3 महागठबंधन, 5 एनडीए। 5 एनडीए। एक नहीं एनडीए नहीं, तो आपने तो लोजपा कहा एक जगह पे, तो फिर वो एनडीए कैसे? हाँ ठीक, एक लोजपा मैंने कहा है जी। हाँ, एक लोजपा कहा है, लेकिन वहाँ भी हम अभी संशय में है। अच्छा, संशय में है। हाँ, वहाँ भी अभी संशय है। जी जी जी। फाइनल रिपोर्ट क्योंकि वहाँ अहजा में फंसा हुआ है। अच्छा, जैसे कि पूरा जाल मकड़ी का जाल होता है, फंसा हुआ है, वैसे इस बार चुनाव कुछ विधानसभा क्षेत्र फंसे हुए जहाँ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। और मुद्दे क्या चले? जैसे एक था कि बदलाव की बयार है, एक था कि बदलाव तो था ही, लेकिन बदलाव के बाद भी एक चीज सिवान में ये देखने को मिला है कि फिर से क्या हम बदलाव करके वही लाना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई है नहीं। बदलाव करके ये बड़ा इशू था कि हम क्या वही पुराना लौटा के लाना चाहते हैं, ये इशू भी। हाँ, ये इशू भी था। और ये सबसे ज्यादा इशू था ये कि बदलेंगे तो किसको लाएंगे? जी जी। फिर तो सामने वाला वही है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये हो गया वहाँ का वो
ठीक है ना, ये हमारे आप पाठक इसका आनंद उठाएंगे, इसका फायदा लेंगे। जी है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन जी। फिर बात नमस्कार जी, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।